हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस। जी हाँ, आपको यहाँ पे ट्रिपल सी का सिलेबस पूरा एकदम फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपल सी है क्या। देखिए, ट्रिपल सी का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए ये क्या है, ट्रिपल सी जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स है, जिसका उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब कि हर इंसान जो पढ़ा लिखा है, साक्षर है, उसको कंप्यूटर की साक्षरता आ जाए, इसलिए इस कोर्स को आगे ये लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कोर्स है ये कराती है नाइलेट, जो कि एक क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सरकारी संस्था है। और ये क्या है, आपका जो आजकल गवर्नमेंट जॉब्स आ रही है, सरकारी नौकरियां आ रही हैं, उसमें इसको मांगा गया है। ठीक है, मतलब बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए आपको आपकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन यहाँ पे करते हैं। देखिए नाइलेट जो है, नाइलेट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, मतलब एक तरह की संस्था है जो आपको कंप्यूटर साक्षर कराने में मदद करती है। ठीक है, ये तो ट्रिपल सी के बारे में हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको देखिए मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे अभी दे दूँगी। ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता ही चल गया, इसमें बेसिक कंप्यूटर पूरा जानेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब आपका जो इतना पार्ट है वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट आज आपका यहाँ पे इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कंप्यूटर का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं संगणक। उम्मीद है आपको ये पता होगा, और नहीं पता है तो आपको जानकारी मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा इन्फॉर्मेशन देन प्रोसेस इट गिव्स अस डिज़ायर आउटपुट। ठीक है, देखिए मतलब है आपका, देखिए आपको दोनों भाषाओं में यहाँ पे मिल रही है जानकारी, क्योंकि किसी को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी आती है। ठीक है, तो सबके लिए यहाँ पे आसानी हो सके, सब लोग आसानी से समझ सके, इसलिए मैंने इसे दोनों भाषाओं में बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए कंप्यूटर क्या होता है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी डाटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती है, देन प्रोसेस करती है और हमें डिज़ायर आउटपुट देती है। ठीक है, मतलब जिस काम के लिए हम डाटा को इनपुट देते हैं या इंसर्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो प्रोसेस होती है और हम जो चाहते हैं वो आउटपुट हमें निकल कर आता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा सूचना को स्वीकार करता है और फिर इसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, फिर देखिए ये तो बच्चों वाला हो गया कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ जिससे कि आप यहाँ पे सीख सकें। ठीक है, तो कंप्यूटर का पूरा नाम होता है सी फॉर कॉमनली, मतलब आमतौर पे, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी में जो मतलब है वो आपकी एक तरह की परिभाषा बना देता है कंप्यूटर की। ठीक है, आप इस हिंदी के फुल फॉर्म से कंप्यूटर की परिभाषा को बना सकते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। मतलब आम तौर पे संचालित किए जाने वाली ऐसी मशीन जो विशेष रूप से तकनीकी, शिक्षा और अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन जिसका यूज़ हम लोग किसी तकनीकी या फिर शिक्षा में, अनुसंधान में करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी परिभाषा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो अगर बात करें हाई स्पीड, ठीक है, मतलब जितनी देर में आप
किसी कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे या लिखेंगे, जोड़ेंगे, तब तक आपको ये कंप्यूटर सिस्टम जोड़ के यहाँ पे बता देगा। फिर इसका जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या है, एक्यूरेसी है, मतलब शुद्धता है। जो भी काम आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं वो एकदम शुद्ध होता है और उसकी एक्यूरेसी क्या है, 100% होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका भंडारण क्षमता या फिर स्टोरेज कैपेबिलिटी, मतलब कि मेमोरी। ठीक है, अगर बात करें मेमोरी की तो इसमें बहुत सारी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें लगन, डिलीजेंस। ठीक है, मतलब कि क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम होता है तो वो बहुत ही अच्छे से आपका होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्वसनीयता या फिर रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई काम आप करते हैं तो वो क्या है, एकदम शुद्ध होता है, फास्ट होता है, इसलिए आपको उस पर विश्वास होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होगा, शुद्ध होगा। ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, स्वचालन, मतलब कि ऑटोमेटेशन। ठीक है, क्या है कि अगर आपने मान लीजिए किसी मूवी को डाउनलोड पे लगाई है, ठीक है, तो आपको बैठ के उसको कुछ करना नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसको डाउनलोड लगा दिया है, वो डाउनलोड हो रहा है, या फिर आप कोई और काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं कहीं से। ठीक है, तो वो काम आपका बैकग्राउंड में हो रहा है, उसके साथ साथ भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये खासियत है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो एबेकस का आविष्कार। तो सबसे बड़ी हिस्ट्री जो कंप्यूटर की है वो है एबेकस। अगर आप ये इमेज देख रहे होंगे, या एबेकस आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। देखिए एबेकस होता क्या है, सबसे पहले कहा जाता है, वैसा माना जाता है कि जो एबेकस होता है उसी से ही हमारे कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ। ठीक है, ये चीन के द्वारा 3000 ईसा पूर्व में आविष्कार किया गया था। ठीक है, एबेकस क्या है, 3000 साल पहले आविष्कार किया गया था, जिसे हम लोग गिनतारा या एबेकस या फिर गणक साचा भी कहते हैं। ठीक है, ये आप इमेज देख रहे हैं, आपका एबेकस ही है। ठीक है, एक गणन उपकरण होता है, मतलब कि कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपका ये उपकरण होता है, जिसका प्रयोग एशिया के भागों में अंगगणितीय प्रकार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका कैलकुलेशन के लिए या अर्थमेटिक कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसा माना गया है कि जब से गिनतारा या फिर एबेकस बना तभी से कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एबेकस से ही कंप्यूटर का विकास या डेवलपमेंट शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जॉन नेपियर या फिर नेपियर बोन्स। ठीक है, ये क्या है, सन 1617 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक शोधकर्ता जॉन नेपियर ने लॉगरिदम का आविष्कार और विकसित किया। ठीक है, इन्होंने, आप ये इमेज देख रहे होंगे, ये क्या है, एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है, जिसे क्या किया जाता था, जिस मशीन का उन्होंने आविष्कार किया वह इसके अतिरिक्त और विस्तार के माध्यम से गुणन की गणना करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो सिस्टम था ये भी आपका कैलकुलेशन से ही स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो नाम है नेपियर बोन्स, वो इसलिए रखा गया, एक तो इनके वैज्ञानिक जो है नेपियर हैं, और बोन्स इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो आप कंप्यूटर सिस्टम देख रहे हैं ये हड्डियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जॉन नेपियर या फिर नेपियर बोन्स पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लेस पास्कल या फिर पास्कलाइन। ठीक है, 1962 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ क्या थे, फ्रांसीसी थे, जिन्होंने क्या किया था 19 वर्षों में, ठीक है, मतलब 1900 वर्षों में मुख्य मैकेनिकल कंप्यूटर और पास्कलिन के नाम से जाने वाली मशीन की गणना की। आप ये इमेज देख रहे हैं, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है, जिससे क्या करते हैं, कैलकुलेशन का काम ही करते थे। इसको किसने बनाया था, ब्लेस पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, या फिर गणितज्ञ ने बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इंजन, जो कि आया था 1822 में। देखिए ये बात करें, ये जो हमारा कंप्यूटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ये अंग्रेजी गणितज्ञ और वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंशियल इंजन नामक मशीन का आविष्कार किया। देखिए ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये क्या है, एक तरह का डिफरेंशियल इंजन है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन। ठीक है, पहले इन्होंने इसका नाम रखा था डिफरेंशियल इंजन, फिर जो है बाद में बैबेज ने इसका नाम जो है क्या कर दिया, इस मशीन का आविष्कार किया और क्या रख दिया, एनालिटिकल इंजन नाम इसका
रख दिया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के पिता भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इससे क्वेश्चन बनता है वो ये कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो आप अगर एमसीक्यूज में आते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपका ये आंसर जो है वो सही होगा, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ से देखिए हिस्ट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, जनरेशन मतलब पीढ़ी, कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ आई और क्या क्या उसमें हुआ। ठीक है, तो देखिए प्रथम पीढ़ी की बात करें तो ये आपकी शुरू होती है 1946 से 1959 तक। देखिए इस पीढ़ी की जो खास बात थी वो ये कि जो इसमें प्रोसेसर था, जो प्रोसेसर जिसे हम कह सकते हैं, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर परिचालन के लिए मुख्यतः मशीनी भाषा पे निर्भर होते थे। सबसे पहली बात, इनकी जो लैंग्वेज होती थी क्या होती थी, मशीन लैंग्वेज होती थी। ठीक है, एक समय में एक ही समस्या को हल कर सकते थे। देखिए प्रथम पीढ़ी में जो सिस्टम थे हमारे, वो वन टाइम पे जो है वन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इनका इनपुट पंच कार्डों और पेपर टेप पर आधारित था। ठीक है, तो इस कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते थे पंच कार्ड और पेपर टेप के थ्रू देते थे, और जो आउटपुट निकलता था वो प्रिंट आउट पर ही देख सकते थे। मतलब कि हम लोग इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप यूज़ करते थे और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का यूज़ ही करते थे। ठीक है, तो आपसे इसमें देखिए क्वेश्चन बनता है कि पंच कार्ड किस तरह की डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंट आउट है आपके पास, बाकी 3 अदर ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये तो खैर आपका इनपुट आउटपुट का हो गया, ये भी डिस्कस करेंगे। आगे और पढ़ लेते हैं। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ENIEC मतलब ENIAC। ठीक है, इसको हम लोग ENIAC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के उपकरणों के उदाहरण है। ठीक है, तो यूनिवैक हो गया आपका, या फिर ENIAC हो गया, ये सारे क्या है आपके फर्स्ट पीढ़ी में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। ENIAC हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, IBM हो गया, ये सारे क्या आपके फर्स्ट पीढ़ी के हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो पहले इसका सन जो है वो है 1959 टू 1965, और इसमें जो खासियत थी वो थी ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका जो प्रोसेसर होता था वो क्या था, ट्रांजिस्टर होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 1950 के दशक से अंतिम दौर में हुआ। ठीक है, यह वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी परिष्कृत था, जिन्हें कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता, ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले अधिक भरोसेमंद बनाया। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था ये क्या था, पहले वाले सिस्टम से थोड़ा छोटा था, फास्ट था, और उसके मुकाबले थोड़ा चीप था, मतलब सस्ता था। ठीक है, और क्या था, अधिक भरोसेमंद था। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हैं, जैसे IBM 1620। ठीक है, या फिर CDC हो गया, CDC 36 हो गया, यूनिवैक 1108 हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ऊंचे स्तर के प्रोग्रामिंग भाषा भी इसी समय खोजे गए, जैसे कोबॉल। ठीक है, मतलब इनमें कुछ लैंग्वेजेस भी इसी टाइम पे खोजी गई, जैसे आपका कोबॉल है, फॉर्ट्रैन है। ये क्या है, देखिए अपनी मेमोरी में निर्देशों को संग्रहित रखते थे। ठीक है, मतलब अपनी मेमोरी में क्या है, जो हम लोग निर्देश देते थे उनको क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे, जिसे मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह मैग्नेटिक कोर तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, मतलब पहले क्या है मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, मैग्नेटिक कोर टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा। इस पीढ़ी के पहले कंप्यूटर परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए विकसित किए गए थे। ठीक है, तो इस जो सेकंड पीढ़ी में कंप्यूटर आए वो क्या थे, परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो ये आपकी थी 1965 टू 1971। देखिए इनमें क्या खास था, इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता था। अगर हिंदी में कहें तो एकीकृत परिपथ की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या थी इनकी, इनको शॉर्टकट में IC भी बोलते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मॉनिटर और कीबोर्ड से परिचित कराया गया। ठीक है, तो थर्ड पीढ़ी से हम मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज़ करना शुरू किया था हम लोगों ने। ठीक है, साथ ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम से भी, मतलब कि
तीसरी पीढ़ी में हम लोग मॉनिटर, कीबोर्ड और एक ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए। पहली बार जो हमारा कंप्यूटर था एक बड़े वर्ग तक पहुंच सका था, क्योंकि पहले के मुकाबले ये अधिक छोटे आने लगे थे और क्या थे, पहले से चीप थे। इसने असाधारण रूप से कंप्यूटर की क्षमता और गति में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, मतलब इस पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे, और ज़्यादा फास्ट थे और कैपेसिटी इसकी और ज़्यादा अच्छी थी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे IBM 360 हो गया, हनीवेल 6000 सीरीज़ हो गई। ये क्या है, आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखिए जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे सिस्टम भी क्या है, अपग्रेड होते जा रहे हैं। जैसा कि आजकल होता है, कोई भी ऐप हो या फिर कोई भी चीज़ हो, क्या आपकी धीरे धीरे अपडेट होती रहती है। जैसे व्हाट्सएप ले लीजिए, पहले क्या था, व्हाट्सएप में स्टेटस वाली चीज़ नहीं आती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद स्टेटस आ गया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के साथ भी होता रहता है। फोर्थ पीढ़ी की बात करते हैं, चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, तो इसमें क्या था, 1971 टू 1980। इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, हज़ारों IC लगे हुए थे, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिलिकॉन चिप में बनाया गया, मतलब एक चिप बना दी गई। ठीक है, कि इसको इंटीग्रेटेड सर्किट के बहुत सारे मिलाकर। ठीक है, ये 1971 में खोजे गए इंटेल 4004 चिप में कंप्यूटर के सभी ज़रूरी घटक थे, जैसे कि CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट कंट्रोल तक सिर्फ एक चिप पर। ठीक है, कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक तरह की चिप है जिसमें क्या है, हम लोग अब मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं, CPU होता है उसमें, और उसी में हम लोग की बहुत सारी इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, मतलब ये सारा काम एक चिप पर होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, IBM अपना पहला कंप्यूटर लेके आई। ठीक है, यह जो कंप्यूटर था वो घरेलू उपयोग करने वालों के लिए था। ठीक है, मतलब जनरली हम लोग जो करते हैं छोटे छोटे घरों पे या फिर छोटी छोटी कंपनियों पे नॉर्मल, और ये कंप्यूटर्स क्या थे, छोटे थे और काफ़ी ताकतवर थे। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने माउस, GUI और हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों का भी विकास किया गया। ठीक है, तो देखिए पिछली जो थर्ड पीढ़ी में था, अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग ने मॉनिटर और कीबोर्ड से इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, और साथ साथ में OS से भी हुए। और फोर्थ की बात करें तो क्या अपडेट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट आया, आउटपुट आया। ठीक है, CPU भी आ गया, और माउस, GUI, हाथ से पकड़ने वाले बहुत सारे डिवाइसेस आ गई। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण जैसे स्टार 1000, क्रे XMP, ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, DEC 10 हो गया, PDP 11, क्रे 1, ये सारे क्या है, आपकी फोर्थ पीढ़ी के व फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पाँचवीं पीढ़ी, जो कि हम लोग की चल रही है। ठीक है, 1980 के दशक से अब तक ये चल रही है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि, इसमें क्या है, कृत्रिम बुद्धि है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं वो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित होते हैं, जिसको आप लोग AI भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग AI भी बोलते हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जैसे मोबाइल में आज आप लोग एलेक्सा का यूज़ करते हैं, ठीक है, गूगल का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे ये अपग्रेड होता गया और ये सारी टेक्निक इसमें आ गई। सुपर कंडक्टर और पैरेलल प्रोसेसिंग कृत्रिम बुद्धि को वास्तविकता में बदलने में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग AI का यूज़ हो रहा है वो किसकी वजह से, सुपर कंडक्टर और पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है। ठीक है, परिमाण संगठन या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन और मॉलिक्यूलर व नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में कंप्यूटर का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। ये क्या है, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक है जिसकी वजह से हम लोग के कंप्यूटर आजकल स्मार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर का लक्ष्य ऐसे उपकरणों का विकास करना है जो प्राकृतिक लैंग्वेज इनपुट से संचालित हो सकते हैं और वह स्व संगठन, मतलब कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सीखने के लायक हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया कि आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें ये लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, AI के थ्रू। तो ये हमारी पाँचवीं कंप्यूटर पीढ़ी का कंप्यूटर है। फिर एग्जांपल में जैसे इंटेल हो गया, P4 हो गया, i3 आजकल चल रहा है, i10 हो गया, AMD, एथलॉन, ये सारे क्या हैं, आपके पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिनका इस्तेमाल आजकल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी देखिए 5 पीढ़ी थी, 5 जनरेशन थी, तो ये 5 जनरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया।
ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट, अब मेरी स्लाइड है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल हर फील्ड में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, जिससे कि आप लोग और सारे वीडियोस में पार्ट ले सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं मेडिकल फील्ड में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में मतलब कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में डाटा जो डॉक्टर्स का होता, पेशेंट का डाटा हम लोग रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं। एंटरटेनमेंट में तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखते हैं उसमें एनिमेशन का यूज़ होता है। ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये सारा क्या है, हमारा एप्लीकेशन है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, साथ साथ में आप गवर्नमेंट में देख सकते हैं बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में यूज़ होता है। ठीक है, डाटा रखने के लिए। ठीक है, बैंकिंग में आप देख सकते हैं, हम लोग बैंकिंग में अब आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये सारा काम जो है कंप्यूटर के थ्रू ही आजकल संभव है। बहुत सारे उद्योगों में हो रहा है, अलग अलग रूप में शिक्षाओं में हो रहा है, जैसे कि ये क्या है, टीचिंग के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारा आपका कंप्यूटर सिस्टम का काम होता है। बिजनेस में आप कर रहे हैं, वो फिर छोटा हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, आप कंप्यूटर का यूज़ ज़रूर करते हैं। किसी आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अपने आप कोई ऑफिस है उसमें आप प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो उसमें यूज़ कर रहे हैं। आर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके की डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी और एडिटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर के द्वारा ही संभव कर पा रहे हैं। साथ साथ में साइंस और इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो अगर सेशन समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।